Good morning students, most welcome to the class again. Let's start the class. First sentence for discussion today is 10 miles is or are a long way to walk. As you know हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट. हमने पढ़ा हुआ है जिस वर्ब में एस होता है या ईएस होता है वो सिंगुलर होता है, बाकी वर्ब प्लूरल होती हैं. तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है. 10 माइल्स 10 मील की दूरी की हम बात कर रहे हैं. तो मील जो है 10 मील जो है ये हमारा नाउन है, क्योंकि हम मील के बारे में बात कर सकते हैं कितने मील. ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है. तो नाउन से पहले अगर कोई एक वर्ड आता है तो वो या तो एडजेक्टिव होता है या आर्टिकल होता है. नाउन से पहले अगर कोई एक वर्ड आता है या तो वो आर्टिकल होता है या फिर वो एडजेक्टिव होता है. तो ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को लिमिट करना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, ये एडजेक्टिव का काम होता है. हम बात कर रहे हैं 10 माइल्स के बारे में, 10 मील. अब ये 10 मील माइल्स जो है ना ये आपका प्लूरल नाउन है, ये नाउन आपका प्लूरल है. अब आपको ये देखना है कि प्लूरल नाउन के साथ में आप जो वर्ब यूज करेंगे वो इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे. 10 माइल्स देखने में प्लूरल है तो बेसिकली ऐसा लगता है कि प्लूरल वर्ब को यूज करना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि यहां हम 10 मील को अलग अलग एक एक मील करके बता रहे हैं या 10 मील को इकट्ठा एज ए होल बता रहे हैं. पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम नाउन्स को अलग अलग बताना चाहते हो तो वर्ब प्लूरल आती है. अगर हम नाउन को इकट्ठा एक ही सेंस में बताते हैं, एज अ होल बताते हैं, तो वर्ब आती है सिंगुलर. तो यहां 10 मील की जब हम बात कर रहे हैं तो 10 मील एक एक मील करके 10 बार में 10 मील जो बनता है उसको हम लॉन्ग वे टू वॉक बता रहे हैं, या फिर 10 मील को इकट्ठा बता रहे हैं कि 10 मील पैदल चलना तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा. तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि हम 10 मील की इकट्ठा एक बार में बात कर रहे हैं. जब हम दूरी को बताने वाले यानी कि डिस्टेंस को शो करने वाले, डिस्टेंस, अमाउंट, मात्रा, या टाइम, वेट, अगर इनको शो करने वाले नाउन्स को हम यूज करते हैं एज अ होल, कुल मिलाकर इकट्ठा एक साथ, कुल मिलाकर इकट्ठा एक साथ अगर हम यूज करते हैं तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ड को यूज करते हैं. उसके साथ में हमें यूज करना होता है सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर हम इन सबको बताते हैं अलग अलग सेपरेटली, इंडिविजुअली, अगर टाइम, अमाउंट, डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स को हम सेपरेटली बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, तो फिर उसके साथ में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लूरल. तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. तो यहां 10 मील की हम बात कर रहे हैं इकट्ठा एक बार में कि सबको अलग अलग बता रहे हैं, इकट्ठा बता रहे हैं. 10 मील चलना, पैदल चलना बड़ा लंबा रास्ता पड़ेगा, अलोंग वे टू वॉक हो जाएगा. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. बताइए. यस, राइट आंसर दिया आपने. यहां पर 10 मील्स को एज ए होल ही बता रहे हैं, इकट्ठा बता रहे हैं, इकट्ठा बता रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी. इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इज. चलिए सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं. स्लो एंड स्टेडी विन और विंस द रेस. ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. स्लो धीमा, धीमे कार्य करने वाला कोई व्यक्ति. स्टेडी मींस लगातार, निरंतर. तो यहां वास्तव में ये एडजेक्टिव नाउन का फंक्शन कर रहे हैं. क्वालिटीज को यहां पर बता रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो स्लो होता है वह रेस जीत जाता है, ऐसा पर्सन जो लगातार कार्य करता रहता है वह रेस जीत जाता है, या कोई पर्सन जो स्लो तो है लेकिन स्टेडी है, लगातार है, निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति वह रेस जीत जाता है. तो यहां स्लो एंड स्टेडी दोनों को हम अलग अलग बताना चाहते हैं कि दोनों को इकट्ठा बताना चाहते हैं. दोनों स्लो एंड स्टेडी दोनों चीजें एक साथ भी अगर किसी के अंदर हैं तब की हम बात कर रहे हैं. तो स्लो एंड स्टेडी यहां पर टू यानी कि सेपरेट नाउन्स नहीं है, है ना. हम इनको इकट्ठा बता रहे हैं, एज अ होल बता रहे हैं. जब दोनों आइडियाज को एक साथ हम रख देते हैं तब. जब टू आइडियाज को एक साथ रखा जाता है, वी पुट टुगेदर टू डिफरेंट आइडियाज टू कन्वे सिंगल सेंस, वन सेंस. एक ही सेंस कन्वे करने के लिए अगर हम टू नाउन्स को भी एंड से जोड़ रहे हैं, या टू नाउन्स को, टू वर्ड्स को अगर हमने एंड से जोड़ा है लेकिन वे कन्वे करते हैं वन का आइडिया, तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं. तो यहां इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2 में ऑप्शन आप ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे? बताइए आपका आंसर क्या होगा. यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. ऑप्शन बी. यस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका,
क्योंकि हम स्लो एंड स्टडी दोनों को एक ही साथ में प्लेस कर रहे हैं, एक ही सेंस में हम इनको देख रहे हैं। सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं, माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर हेल्प और हेल्प्स मी। अच्छा, इनमें से प्लूरल वर्ब कौन है और सिंगुलर वर्ब कौन है? हेल्प प्लूरल वर्ब है और वर्ब में जब एस और एस लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है। यस, आप अच्छे से सीख चुके हैं बहुत सारी बातें। तो यहां हम बात कर रहे हैं माई एल्डर सिस्टर की और उसकी बेटी की। माई एल्डर सिस्टर और हर एल्डर डॉटर, हमने इन दोनों नाउन को, क्योंकि ये नाउन है ना, इन दोनों नाउन को हमने एंड से ज्वाइन किया है। चलिए क्वेश्चन है आपसे, डॉटर नाउन है, हर क्या हुआ? हर क्या है आपका? एडजेक्टिव। वेरी गुड, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि नाउन से पहले अगर कोई एक वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव होता है या आर्टिकल होता है। आर्टिकल तो ये है नहीं, तो कंफर्म क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यस, तो यहां सिस्टर से पहले सिस्टर कैसी है? एल्डर है, ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव। माई क्या होगा? अगर एडजेक्टिव से पहले लिमिट करने वाला कोई वर्ड आता है तो उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। अगर ये अकेला ही वर्ड होता तो हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन यहाँ 2 वर्ड्स हैं तो एक एडजेक्टिव हो गया और दूसरा उसको लिमिट करने वाला जो वर्ड है, सीमित करने वाला जो वर्ड है, उसको हम डिटरमिनर कहेंगे। तो यहाँ माई एल्डर सिस्टर और हर डॉटर, ये 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं कि दोनों एक ही पर्सन हैं? 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं। 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं, यानी कि हमने 2 सिंगुलर नाउन को एंड से ज्वाइन किया है। 2 सिंगुलर नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया है और दोनों ही पर्सन अलग अलग हैं। तो यहां हमें वर्ब सिंगुलर यूज करना चाहिए, हेल्प्स की प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए। यस, व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन ए और बी? ऑप्शन बी। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर गोइंग टू बी द विनर। आप तो एग्जाम को क्रैश करके रहोगे भाई, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए 4th सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज और हैव डाइड। चलिए अपना ऑप्शन बताइए आप मुझे, ए और बी। ऑप्शन ए और बी। देखिए हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट भाई साहब कोई नाउन है, ठीक है, और जो राइटर है वो भी कोई नाउन है। इट मींस हमने यहां पर ज्वाइन किया है 2 सिंगुलर नाउन को एंड की हेल्प से। अब 2 सिंगुलर नाउन एंड की हेल्प से हमने ज्वाइन किया तो वर्ब उनके साथ में क्या आता है? बेसिकली तो ये होता है कि वर्ब प्लूरल आता है, लेकिन मैंने कहा था कि कोई रूल रट्टा नहीं है कि 2 सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन किए जाएंगे तो ऑलवेज उनके साथ में प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे। नहीं, हमें अपना माइंड यूज करना होगा और सोचकर देखना होगा कि ये जो नाउन है ना, जो आर्टिस्ट है और जो राइटर है आपके, ये दोनों क्वालिटी एक ही पर्सन के अंदर थी क्या? क्या जो पर्सन हमारे आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट भाई साहब हैं, कलाकार हैं, क्या वे राइटर भी हैं? क्या वे लिखने का काम भी करते हैं? अगर वे दोनों क्वालिटी जो भाई साहब के अंदर ही हैं, वो आर्टिस्ट महोदय ही राइटर हैं, तो हमें वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा? हैज और हैव। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि राइटर भाई साहब अलग है और आर्टिस्ट महोदय अलग है? आपको ऐसे पता लगेगा कि यहां हम देखेंगे कि इनको डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिव, कोई आर्टिकल वगैरह हमने यूज किया है कि नहीं। देखिए आप देख रहे हैं कि आर्टिस्ट से पहले हमने केवल आर्टिकल द को यूज किया है और राइटर से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज किया नहीं है। किसी प्रोफेशन को बताने के लिए आर्टिकल का यूज करते हैं ना, तो अगर आर्टिस्ट से पहले हमने द को यूज किया है और राइटर भी अगर अलग व्यक्ति होते तो उससे पहले हमने कोई आर्टिकल यूज किया होता, जो कि यहां पर नहीं है। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल द है इन दोनों नाउन के लिए आया हुआ है और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। अगर दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं तो वर्ब क्या होगी? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए ही होगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बड़ी स्पीड से आप सीख पा रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर यहां पर भी हम द लिख दें, अगर यहां पर भी द लिखा होता, इसका मतलब है राइटर अलग है और आर्टिस्ट अलग है। अब दोनों अलग अलग व्यक्तियों को एंड से जोड़ते तो फिर वर्ब क्या आती? फिर हमें ऑप्शन बी चुनना पड़ता। लेकिन राइट नाउ यहां पर हमें आर्टिकल केवल 1 टाइम ही मिला है। यहां पर द मिल सकता है, माई या आवर मिल सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है। अगर दोनों के साथ में ऐसे वर्ड होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन अगर लिमिट करने वाला आर्टिकल या एडजेक्टिव केवल एक के साथ में ही आता है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि दोनों पर्सन, दोनों थिंग एक ही हैं। तो ऐसी सेंस में हमें यूज करना होगा सिंगुलर वर्ब। हैज हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखकर मुझे बताइए। नॉलेज एंड विजडम makes an individual complete। make प्लूरल वर्ब है, makes सिंगुलर वर्ब है। आपको बताना है कि यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। ऑप्शन ए make, ऑप्शन बी makes। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए, तो आपने सोचा है कि सर नॉलेज कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, और विजडम ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक गुण है। इन दोनों का इकट्ठा होना ही किसी व्यक्ति को कंप्लीट करता है कि दोनों के अलग अलग होने से कोई व्यक्ति कंप्लीट होता है। यानी कि दोनों नाउन एक साथ होंगे, इकट्ठा इनको यूज किया जा रहा होगा, एक साथ अवेलेबल होंगे कहीं पर, तभी तो पर्सन कंप्लीट होगा। किसी की जो पर्सनैलिटी है वो कंप्लीट होगी, कोई व्यक्ति है वो तभी तो कंप्लीट हो पाएगा ना, जब उसके साथ में नॉलेज के साथ साथ विजडम भी हो। तो यानी कि यहां नॉलेज और विजडम एक ही गुण के दो पार्ट हैं, एक ही गुण के दो पार्ट होने के कारण दोनों को हम इकट्ठा यूज कर रहे हैं, एज ए होल की सेपरेट यूज कर रहे हैं, अलग अलग। आप अपना आंसर दीजिएगा। हम नॉलेज और विजडम एक साथ होंगे, इकट्ठा यूज कर रहे हैं दोनों आइडियाज को, तभी पर्सन कंप्लीट हो, किसी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो पाती है, कि ऐसे ही हो जाएगा केवल नॉलेज होने से, केवल विजडम होने से नहीं। नॉलेज और विजडम जब दोनों एक साथ होंगे, यानी कि हम यहां दो आइडियाज को, टू आइडियाज को, टू नाउन्स को इन द सेंस ऑफ वन यूज कर रहे हैं। Whenever we use two different ideas in the sense of one, the verb required is singular. That's why verb should be option B. Makes को हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि two ideas को हमने in the sense of one यूज किया है। क्लियर है ना? चलिए सेंटेंस नंबर 5 की बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 6 की बात करते हैं। My cousin with his parents. यहाँ पर नाउन कौन है? cousin, चाचा ताऊ का बेटा है ना, और पेरेंट्स ये भी आपका नाउन है, और इन टू नाउन्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है विद से। तो यहां जो हम वर्ब यूज करेंगे वो पेरेंट्स को देखते हुए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ऑप्शन ए चुनना चाहिए, कि कजन को देखते हुए ऑप्शन बी चुनना चाहिए सिंगुलर, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हैं। अगर हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं तो ऑप्शन ए चुनेंगे हैव, और अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा सब्जेक्ट कजन है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर हैज। आपको क्या लगता है? क्या कहा आपने? ऑप्शन बी। इतना जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया आपने? इतना अभी तो मैंने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, इतना क्विक आंसर दिया आपने, वेरी गुड, रियली एप्रिशिएटिंग आंसर। एक्चुअली आपने देख लिया कि सर ये तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो कभी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यस। अच्छा, एक बात मैंने आपको और भी बताई थी पहले वाली क्लासेस में, कि विद प्रीपोजिशन का यूज किस लिए करते हैं? आंसर दीजिए। प्रीपोजिशन का यूज किस लिए किया जाता है किसी सेंटेंस में? याद आया कुछ? हाँ, मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन को हम यूज करते हैं सेंटेंस की सेंस को डेवलप करने के लिए, आइडियाज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन को हम केवल यूज करते हैं सेंटेंस को डेवलप करने के लिए। इट मींस हमारा जो मेन आइडिया है वो प्रीपोजिशन से पहले होता है, प्रीपोजिशन से पहले ही हमारा मेन वर्ड होता है, नाउन होता है, रियल सब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन से पहले। प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई कजन आपका सिंगुलर है, तो वर्ब क्या यूज करना चाहेंगे आप? ऑप्शन बी, हैज को आप यूज करना चाहेंगे। वेरी गुड। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस नंबर 7। अब सेंटेंस नंबर 7 को आप बताइए फिर से। द ऑफिसर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज और वर इनवाइटेड टू द पार्टी। तो यहां क्या यूज करेंगे आप? इतना क्विक आंसर दिया आपने, वाज। कैसे कैसे क्या दिखाई पड़ रहा है सर? अलोंग विद प्रीपोजिशन होता है, और ये प्रीपोजिशन है तो हिज फ्रेंड्स जो होगा ना, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स नाउन है ना, तो ये नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो हम वर्ब को यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंटेंस को डेवलप करने के लिए यूज किया गया है। तो मेन पार्ट क्या हुआ हमारा? द ऑफिसर। ऑफिसर हमारा नाउन है। मैंने कहा था नाउन से पहले कोई एक वर्ड आए तो वो आर्टिकल होता है या एडजेक्टिव होता है। इसको क्या कहेंगे आप? आर्टिकल कहेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल है और ये नाउन है, और यही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आगे जो नाउन आया है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हमारे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑफिसर आपका सिंगुलर है, तो वर्ब क्या यूज करेंगे आप? ऑप्शन ए और बी। यस, ऑप्शन ए, ऑफिसर सिंगुलर है तो वाज को यूज करेंगे। द ऑफिसर वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस नंबर 8। ये सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको यहां पर बताना है, माइंड यूज करना है, माइंड यूज करना है भाई आपको। ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज और वर फाउंड नियर ईच अदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाज आएगा कि वर आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस सेंटेंस को आप करेक्ट कैसे करेंगे। चलिए आपको टाइम देता हूं, आप अपने माइंड के ना सारे घोड़े दौड़ा दो। चलिए, आपके घोड़े दौड़ रहे हैं? वेरी गुड, स्पीड बढ़ाओ। बढ़ा दी? क्या पता लगा?
क्या गिर गए? अरे नहीं, गिरने वाली बात नहीं है, डरो नहीं। चलिए मैं डिस्कस कराता हूं आपको। हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा स्प्रिंग कैसा है? वो स्प्रिंग वो कोल्ड है, और कैसा है वो स्प्रिंग हॉट भी है। क्या एक ही स्प्रिंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई स्प्रिंग एक ही समय में कोल्ड भी होगा और साथ साथ हॉट भी होगा? कॉमन सेंस की बात है ना, या तो स्प्रिंग कोल्ड होगा या हॉट होगा, है ना। दोनों क्वालिटी एक टाइम में नहीं हो सकती हैं। और सपोज करो आपकी बात मान भी ली, आप कह रहे सर हमारे यहाँ तो हो जाएगा, आप 10 स्प्रिंग हम गर्म कर रहे हैं, पिछले को बर्फ से ढक ले में। भाई तुम हो जुगाड़ी तो कोई बात नहीं, जुगाड़ की भी बात देखेंगे। अच्छा चलो मैंने मान भी लिया कि स्प्रिंग एक ही है, वो हॉट भी है कोल्ड भी है, आपने जुगाड़ से कर दिया उसको कैसे भी। तो यहाँ आगे की सेंस देखते हैं। मैंने कहा था कि हम ना सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कई बार हमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी देख लेने चाहिए। तो यहां दिया हुआ है was और were found, पाया गया या पाए गए, नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास। जब एक दूसरे के पास पाए गए हैं तो इसका मतलब वो 1 है कि 2 है? पक्की बात है वो 2 है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये कोल्ड स्प्रिंग अलग है और ये हॉट स्प्रिंग अलग है, इनको अलग अलग दिखाना पड़ेगा पहले। तो अलग अलग दिखाने के लिए एक चेंज कहां करना पड़ेगा आपको? आपको यहां पर कोई आर्टिकल ए लिखना पड़ेगा, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, यानी कि 2 स्प्रिंग की हम बात कर रहे हैं, जो हॉट भी है और दूसरे वाला है कोल्ड। अगर हमारे पास में स्प्रिंग हो गए 2 तो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए कि प्लूरल? जब 2 सिंगुलर नाउन को एंड से जॉइन करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी ना। तो प्लूरल वर्ब यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वन आपका राइट आंसर होगा। वाज इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस है आपके लिए, इनको डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 9 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 9 है हमारा, माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर इज और आर स्टेइंग विद मी। आपको फाइंड आउट करना है कि आप ऑप्शन में क्या चुनने वाले हैं। ऑप्शन ए इज और ऑप्शन बी आर। तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रियल सब्जेक्ट हमें देखना पड़ता है। रियल सब्जेक्ट जो भी होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन करने वाला शब्दों का समूह होता है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ माय ब्रदर हम बात कर रहे हैं ब्रदर की। ब्रदर हमारा क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। अच्छा ये बताइए, नाउन से पहले जो हमने माय लिखा है इसको आप क्या कहेंगे? यस ये हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो हम बात कर रहे हैं माय ब्रदर एज वेल एज माय सिस्टर। तो यहाँ एज वेल एज माय सिस्टर यानी कि एज वेल एज से हमने जोड़ने का काम किया है और हमारे पास में एक सब्जेक्ट और आ गया है सिस्टर। सिस्टर भी नाउन है और इससे पहले माई हमारे पास में क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब हमने 2 नाउन को 2 नाउन्स को ज्वाइन किया है एज वेल एज का यूज करते हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 2 नाउन हमने एज वेल एज से ज्वाइन कर लिए हैं तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? बेसिकली अगर हमने किसी बुक से रट्टा मार लिया और ये कहें कि 2 सिंगुलर नाउन्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है तो हम फंस जाएंगे। एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाता है कि जो रूल आप रट लेते हैं उसी पर बेस कोई सेंटेंस एग्जाम में आता है और आपको फंसा देता है वो। तो यहां आपको एक चीज समझ लेनी है, ऑलवेज ध्यान रख लेना है कि यहां पर वर्ब ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगी कि सिस्टर के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। तो यहां इस चीज को जान लेना जरूरी है, बाद में हमें पता लगेगा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं जो एज वेल एज है ना, ये आपका है तो कंजंक्शन, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज का है। ये प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है। एज वेल एज किसका फंक्शन करता है? लाइफ टाइम याद रखना, प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है अगर उसके दोनों ओर कोई नाउन हो। अगर ये जोड़ने का फंक्शन कर रहा है वास्तव में इसके दोनों ओर नाउन होंगे तो ये प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज आप इसको कह सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आपका रास्ता जो है ना वो आसान हो गया। कैसे? कि सर अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये जो हमारा माय सिस्टर जो नाउन दिया हुआ है ये तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? अब तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी? माय ब्रदर के अकॉर्डिंग आएगी। ब्रदर कैसा है? सिंगुलर है। तो ये हमारा जो ब्रदर है ना ये हमारा रियल सब्जेक्ट हुआ। तो रियल सब्जेक्ट ब्रदर है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 पर आते हैं। अब यहां पर हमें सेंटेंस दिया गया आइदर विजय और हिज फ्रेंड्स इज और आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। मैच में सेलेक्ट होने वाले हैं कौन? या तो विजय या उसके दोस्त। तो यहां वर्ब हम विजय के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज करें इज कि उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब हम प्लूरल यूज करें आर। ये आपको देखना है। फ्रेंड्स भी नाउन है और विजय भी नाउन है।
ठीक है, तो फ्रेंड से पहले ये हिज है आपका एडजेक्टिव, डिटरमिनर भी कहते हैं इनको, ये आइदर आपका डिटरमिनर है। तो यहां आपको सोचकर बताना है कि हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, इज की ऑप्शन होगा हमारा बी आर। देखिए इसमें ना कोई तालमेल बैठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ पेयर बताता हूं, आप उनको ऐसे लर्न करना, आइदर और सब्जेक्ट, नाइदर नॉर सब्जेक्ट, आइदर और सब्जेक्ट, नाइदर नॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नॉर सब्जेक्ट। ये अगर आपने ध्यान रख लिया है, आइदर और सब्जेक्ट, बोलिए मेरे साथ, आइदर और सब्जेक्ट, नाइदर नॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नॉर सब्जेक्ट। यानी कि ये बताना क्या शो करते हैं, ये तो मैंने आपको लर्न कराने के लिए कुछ बताया कि कैसे हम इनको ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी फिर भी मैं आपको ना इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता हूं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, है ना। ये बुक में लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ना गूगल पर मिलेगा। तो यहां क्या है, आइदर विजय, या तो विजय, या तो, यानी कि ऑप्शन दे रहा है कि अगर या तो विजय है पक्का, और अगर विजय नहीं है तो कौन। विजय का तो है ऑप्शन, या तो विजय होगा, और अगर विजय नहीं भी हुआ, कुछ परसेंट चांसेस हैं, तो 100% कौन, उसके फ्रेंड्स। तो यानी कि यहां ये केवल ऑप्शनल है और डेफिनेट है। ये आइदर केवल विजय जो है ना, ये केवल ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर ये नहीं हुआ तो 100% कौन है, 100% फिर ये है, ये डेफिनेट है। ये डेफिनेट होने के कारण रियल सब्जेक्ट वही बनेगा जो डेफिनेट होगा। तो यहां हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, आर को यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर थोड़ा कम समझ में आएगा तो एक सेंटेंस और है आपके पास में, नॉट ओनली द मास्टर, केवल मास्टर ही नहीं बट ऑल्सो द सर्वेंट्स। मैं यहां पर भी लिख देता हूं इसके लिए आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट, बट ऑल्सो सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहां फिर से एक तो कि हमें एक पॉइंट पता लग गया है। दूसरी बात है इसका कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, हम रट्टा मारने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि रट्टा मार लेना, मैं कह रहा हूं कि आप अपने माइंड का भी यूज करना, आप समझने की कोशिश करना कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस की सेंस क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि नॉट ओनली द मास्टर, केवल मास्टर ही नहीं, केवल मास्टर ही नहीं बल्कि, यानी कि वो हाईलाइट किसको कर रहा है, भाई मास्टर हो सकता है कि वो सैड था, नॉट ओनली द मास्टर बट आल्सो द सर्वेंट्स वाज और वर सैड। सैड था कौन कौन, सर्वेंट्स भी और मास्टर भी, मालिक भी। लेकिन यहां एग्जामिनर हाईलाइट किसको कर रहा है, वो कह रहा है कि नॉट ओनली द मास्टर, केवल मास्टर ही नहीं बल्कि उसके नौकर भी। यानी कि फोर्स किस पर है, फोर्स है यहां। वो हाईलाइट कर रहा है इसको कि मास्टर तो था ही, लॉस हुआ होगा तो मास्टर तो सैड होगा, लेकिन उसके नौकर भी सैड थे। तो यहां नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का मतलब है ये नेगेटिव वाला फ्रेज हो गया। नेगेटिव फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, जो पॉजिटिव होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। बट आल्सो हिज मास्टर, बट आल्सो द सर्वेंट्स, तो ये पॉजिटिव फ्रेज है। ये भी आपकी ट्रिक हो सकती है, एक पॉइंट हो सकता है कि जिसको नकार ही दिया वो सब्जेक्ट नहीं है, जिसको नॉट बना दिया वो सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, इंपॉर्टेंस यहां बताने की इसकी है, सर्वेंट्स का इंपॉर्टेंस है यहां बताया जाना। तो नॉट ओनली द मास्टर बट आल्सो द सर्वेंट्स, तो द सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर आपको यूज करना होगा ऑप्शन बी, वर हम यूज करेंगे वाज नहीं। गॉट द पॉइंट। नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव नाउन सब्जेक्ट नहीं होंगे, जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस नंबर 12, एक बार आप पढ़कर देख लीजिएगा। Neither the minister nor his guards was or were alert। अब आप कहेंगे सर वो नेगेटिव वाला फंडा तो यहां पर काम नहीं कर रहा। भाई काम नहीं कर रहा, माइंड तो हमारा है ना, वो तो काम करेगा ना। देखिए क्या है, neither the minister, ना तो मिनिस्टर साहब, nor his guards, ना ही उनके गार्ड्स अलर्ट थे। तो मिनिस्टर तो था ही नहीं, मिनिस्टर तो अलर्ट था ही नहीं, गार्ड्स भी अलर्ट नहीं थे। तो नाइदर नॉर मतलब इसको तो स्टार्टिंग में नकार दिया गया है। मेन फोकस किस पर है, मेन बात यह है कि उसके गार्ड्स भी अलर्ट नहीं थे, गार्ड्स को अलर्ट होना चाहिए था, गार्ड्स भी अलर्ट नहीं थे। तो आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर के बाद में रियल सब्जेक्ट आपको मिलता है।
ओके, ना तो मिनिस्टर था न ही उसके गार्ड्स थे, तो मिनिस्टर तो था ही नहीं, उसके गार्ड्स को होना चाहिए था, वो भी नहीं थे। यहां ये सेंस आता है। तो गार्ड्स यहां हाईलाइटेड हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, सेंटेंस नंबर 13। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एक नंबर है जिस पर व्हाट्सएप चलता है 9808626365। अगेन 9808626365। आप इस पर अपना नाम और हाई लिखकर सेंड कर सकते हैं, इसमें आपको एक व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो सेंटेंस नंबर 13 की बात कर रहे हैं। आवर सक्सेस और आवर फेलियर, हमारी सक्सेस या हमारी असफलता, हमारी सफलता या हमारी असफलता लार्जली डिपेंड करता है। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं ग्रामर का कि डिपेंड वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर कीजिएगा या अपॉन को यूज कीजिएगा, दोनों ही प्रीपोजिशन का यूज करेक्ट होता है। डिपेंड इज फॉलोड बाय ऑन और अपॉन बोथ। सो यहां आवर सक्सेस और आवर फेलियर, हमारी सफलता या हमारी असफलता। तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ब आती है ये ऑप्शन मिल जाएगा यहां, और के बाद जो होगा वो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा। रियल सब्जेक्ट हमारा और के बाद है, तो आवर फेलियर कैसा नाउन है हमारा? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, डिपेंड्स आएगा। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा यहां पर। आवर फेलियर, फेलियर नाउन है, असफलता। नाउन वह होता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हम सफलता की बात कर सकते हैं, हम असफलता की बात कर सकते हैं। तो दोनों ही नाउन हैं, दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, है ना, दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं। अब ऑप्शन आ गया कि ना तो ये चीज और ये चीज, तो जो बाद वाली है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। द मिनिस्टर एंड नॉट हिज स्टाफ मेंबर्स, मिनिस्टर एंड नॉट हिज स्टाफ मेंबर्स, और न कि उसके स्टाफ के मेंबर्स, इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैम। यानी कि यहां कहा जा रहा है कि मिनिस्टर साहब हैं, न कि उनके स्टाफ के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैम। स्कैम मींस घोटाला, तो घोटाले के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है, किसको कहा जा रहा है? कौन है? मिनिस्टर साहब हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स नहीं है। तो यहां पर मेन सब्जेक्ट आपका कौन हुआ? किसको कहा जा रहा है रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल होना बता रहे हैं किसको? उनके स्टाफ के मेंबर्स को कि मिनिस्टर को? मिनिस्टर को। तो मिनिस्टर हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा इज हो जाएगा। ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने और बताया था ऊपर कि जो नेगेटिव फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता। अगर कंपाउंड नाउन है, अगर हम दो नाउन को जोड़, अगर हमारे पास में कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी कि हम जोड़ रहे हैं दो नाउन को जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इकट्ठा, देखिए ये वर्ब है और इन वर्ब के लिए दो, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और यहां पर हमने जोड़ा हुआ है इनको, स्टाफ मेंबर्स को और मिनिस्टर साहब को। तो जो नेगेटिव, जो हमारे नेगेटिव सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट नहीं होंगे। जो दिखाई पड़ रहे हैं कि सब्जेक्ट शायद ये हो सकते हैं, ये नहीं होगा। जो पॉजिटिव होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो पॉजिटिव हमारे पास में द मिनिस्टर है, मिनिस्टर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब को हमने यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 15। नॉट द मिनिस्टर, अब की बार इनको पहले मना कर दिया कि मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है तो कौन होगा? बट हिज स्टाफ मेंबर्स। अब यहां ऑप्शन आता है आर और इज। अब मुझे बताइए क्या होना चाहिए? ऑप्शन आर आप यूज करना चाहेंगे कि इज यूज करना चाहेंगे? ये सेंटेंस आपके लिए है। अगर यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए बड़ी स्पीड से। क्या सोचा आपने? आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है सर नॉट द मिनिस्टर। ये तो खुद नेगेटिव हो गया है ना। ये हमारा वर्ब है, ये हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये हमारा पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव सब्जेक्ट है और ये हमारा नेगेटिव सब्जेक्ट है। जो नेगेटिव सब्जेक्ट होता है वो वास्तव में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो नेगेटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव सब्जेक्ट में कौन है? स्टाफ मेंबर्स। स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं? प्लूरल नंबर में है। प्लूरल में है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट? लास्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। लास्ट सेंटेंस आप देखिएगा। लास्ट सेंटेंस है आपका ईच ऑफ द बॉयज हैज और हैव कम ऑन टाइम। प्रत्येक लड़का या लड़कों में से प्रत्येक समय पर आया है। ये इसका कुछ मैंने मीनिंग आपको बताया मोटा मोटा सा। आपको यहां पर देखना है कि वर्ब आप सिंगुलर यूज करने वाले हैं कि प्लूरल यूज करने वाले हैं। बताइए अपना ऑप्शन ए और डी, जल्दी से बताइए।
ऑप्शन ए और बी। क्या कहा? बॉयज। हाँ, बॉयज हमारा नाउन है। यस, आप ठीक कह रहे हो सर, हमने पढ़ा हुआ है कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास में नाउन केवल बॉयज है, और नाउन केवल बॉयज है तो वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, ठहरिए। ज्यादा जल्दी नहीं, उतना आसान भी नहीं है, समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है ना, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है ना। अब ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन है वो क्या हुआ? इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो उस प्रीपोजिशन के प्रेसर में आ जाता है, वो कभी भी सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता है। तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, यानी कि हम कई सारे लड़कों में से हर एक लड़के को अलग अलग करके बताना चाह रहे हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, हम कई सारे लड़कों में से हर एक को अलग अलग बताना चाहते हैं। जब हम हर किसी को अलग अलग बता रहे हैं तो एक एक करके बता रहे हैं, कई सारों को एक साथ बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं भाई, सबको एक साथ में। ईच का मतलब है ईच ऑफ द बॉयज। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मैं ऑफ के दो मीनिंग बता देता हूं आपको। ऑफ का बेसिकली मीनिंग, ऑफ के टू फंक्शंस होते हैं। एक तो ऑफ शो करता है पोजीशन को, अधिकार या संबंध किसी से बताता है। एक ही शो करता है सिलेक्शन को, ये चुनाव भी बताता है। जब ये पोजीशन बताता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है का या की, का, की, के। लेकिन जब ये सिलेक्शन को शो करता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है में से। तो में से, किन में से? यहां इसका मीनिंग क्या है? ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़कों का, कि प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक। यहां इसका मीनिंग ना में से की सेंस में आ रहा है। अब में से की सेंस में आ रहा है तो यहां ये जो हमारा है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये है एक सिंगुलर। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं बाद में। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन, समवन, या कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वन हो या बड़ी हो, BODY, ठीक है ना। वो समवन, नो वन, एनीवन हो, या समबडी, नोबडी, एनीबडी हो। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है आपका और इनके बाद में आपको ऑफ दिया जाता है तो आएगा प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगी ना वो इनके अकॉर्डिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये है तो वास्तव में डिटरमिनर। अगर थोड़ा सा ग्रामर की बात करें तो है तो ये डिटरमिनर, लेकिन फिलहाल ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहे हैं। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना पढ़ाऊंगा किसी एक क्लास में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीडीएस में 11-12 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं। एयरफोर्स और नेवी में भी इसके लिए 1 और 2 क्वेश्चन आता है। आप यूपीटेट सीटेट के लिए जाते हैं तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना होता है। और एसएससी में फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मैं तो ये बताता हूं यहां तक कि एंटोनिम और सिनोनिम फाइंड आउट करने में भी कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी हेल्प करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर स्पेशल क्लासेस होंगी, 1 और 2 वीडियोस में बनाऊंगा उसके लिए आफ्टर दिस चैप्टर। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम इनके बाद में ऑफ को यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन का एक बेसिक ही होता है कि उसके पहले भी नाउन प्रोनाउन होते हैं, बाद में भी नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो बाद में तो नाउन हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इससे पहले जो होंगे ना वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब इस पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा धीमे बोलता हूं। प्रीपोजिशन का एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, जस्ट अ मिनट। प्रीपोजिशन का स्ट्रक्चर क्या है? प्रीपोजिशन के बारे में बेसिक जो चीज हमें पढ़ाई जाती है वो ये होती है कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? कोई नाउन और प्रोनाउन आता है। ये बेसिक है, प्रीपोजिशन का बेसिक यूज है कि नाउन और प्रोनाउन हम इसके बाद में यूज करते हैं, और जनरली इससे पहले भी नाउन और प्रोनाउन ही आता है। तो प्रीपोजिशन के बारे में ये कहा जाता है कि प्रीपोजिशन दो नाउन के बीच में लिंक बताता है, कोई कनेक्शन बताता है। दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में लिंक या कनेक्शन बताता है। अब अगर हमें मालूम हो गया कि प्रीपोजिशन के दोनों और नाउन या प्रोनाउन आते हैं तो हमें कम से कम इतना पता लग गया कि प्रीपोजिशन के बाद में ये जो नाउन है तो इससे पहले भी जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के दोनों और नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में नाउन आया हुआ है, तो इससे पहले भी ये क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो पक्की बात है कि हमारा प्रोनाउन है। वैसे अगर हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये हमारा डिटरमिनर
लेकिन यहाँ ये क्योंकि इसके बाद में ऑफ आ गया है, इस कारण ये फंक्शन किसका कर रहा है, प्रोनाउन का। अब अगर ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है तो आप ये देखेंगे कि ईच किसी एक को बताता है या कई सारों को, ईच प्रति एक, यानी कि हर एक को बताता है, अलग अलग बताता है। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट हुआ ना, अब वो ये हुआ, रियल सब्जेक्ट हमारा ये हुआ, और जो कि कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें ऐसे सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहिए। इस टोटल स्ट्रक्चर में हम हमेशा इनके साथ में कैसी वर्ब को यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। ओके, तो यहां हमें वर्ब क्या यूज करनी चाहिए, ईच ऑफ द बॉयज, हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।